हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो जिस तरह से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जो कि पेपर सेकंड में होगा। पेपर सेकंड का सिलेबस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरह से हमने आज पेपर फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट किया है उसी तरह से पेपर सेकंड का सिलेबस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पेपर सेकंड में हम कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले हैं और उसमें से आज हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये वाला यूनिट हमने पिकअप कर लिया है। तो हम पहले DBMS ये पढ़ लेंगे, उसके बाद जो भी हमारे कंसेप्ट होंगे यानी कि जो भी यूनिट आगे आने वाले होंगे वो हम पढ़ते चलेंगे। तो पहला यूनिट हम कंप्लीट करने वाले हैं DBMS। तो चलिए आज जानते हैं क्या होता है DBMS, कौन से पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट हैं, क्या कंसेप्ट है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और वीडियो को अगर पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम हमारे चैनल पर सेट एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन आपसे करना आने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं सेट एग्ज़ाम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सिलेबस है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यानी कि जब भी हम कोई यूनिट या फिर कोई लेसन, कोई भी पॉइंट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके डीप में जाना हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला यूनिट जो है हमारा वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें का पहला पॉइंट है हमारा डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें हम ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेटा मॉडल, देन स्कीमास एंड इंस्टेंसेस, देन 3 स्कीमा आर्किटेक्चर एंड डेटा इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट डेटाबेस लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस, नेक्स्ट सेंट्रलाइज एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS। तो यहाँ पर हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि पॉइंट 1 में सब पॉइंट हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें डेटा मॉडल्स दिए जाते हैं, क्या क्या डेटा मॉडल्स के टाइप है ये पूछा जा सकता है, देन स्कीमा क्या है, इंस्टेंसेस क्या है, देन 3 स्कीमा आर्किटेक्चर किस तरह से हम पढ़ते हैं, क्या क्या उसकी लेवल होती है, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, उसका कंसेप्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा इंडिपेंडेंस तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस तरह के सभी पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास है डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल यानी क्या होता है, यानी कि डेटा मॉडल का कंसेप्ट हमारे पास क्या है। तो डेटा मॉडल एक कलेक्शन है जो कि कंसेप्चुअल टूल्स का, जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसे डिस्क्राइब करते हैं, डेटा रिलेशनशिप, डेटा सिमेंटिक एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट विच प्रोवाइड्स अ वे टू डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इज मॉडल। यानी कि जो भी हमारे डेटाबेस मॉडल यानी कि डेटा मॉडल जो होते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है वो स्टोर करते हैं, तो उसके लिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारा डेटा मॉडल का कलेक्शन है हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरह से डेटा मॉडल्स होते हैं। तो उसके भी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं आप इजीली उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो डेटा मॉडल क्या है समझ में आ गया। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा रिलेशनशिप, डेटा सिमेंटिक, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो डेटा मॉडल्स में आते हैं। नेक्स्ट है डेटा मॉडल आर फंडामेंटल एंटिटीज टू इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जो एंटिटीज़ हमारे पास होती है, जो रिलेशन हम एंटिटीज़ के बीच में लगाते हैं, वो क्या होता है, डेटा मॉडल यहाँ पर हमारे पास होता है। उसके लिए डेटा मॉडल डिफाइन how data is connected to each other and how it will be proceed and store inside the system। यानी कि जो हमारे पास डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस में हमारे पास क्या आते हैं, एंटिटीज़ आती है। एंटिटीज़ यानी क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो कि एक दूसरे से डिफरेंट भी हो और उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी हो, यानी कि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें।
तो ये वाले कंसेप्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम दो टाइप्स देखेंगे, ER मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। तो पहला टाइप हम देखते हैं कि ER मॉडल क्या है। ठीक है, तो ER मॉडल यानी कि क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। जब भी हम ER मॉडल देखते हैं तो हमें क्या है, एंटिटी का कंसेप्ट हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमें समझ में आ गया कि एंटिटी क्या है तो हम ER मॉडल भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ER मॉडल क्या है और एंटिटी इसमें, और एंटिटी एंड रिलेशनशिप, ये जो दोनों कंसेप्ट है वो क्या होते हैं। तो ER मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। क्या, इट इज़ अ हाई लेवल डेटा मॉडल, यानी कि जब भी हमारे पास कोई डेटा का मॉडल होगा, डेटा मॉडल हमारे पास होगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, लेकिन उससे जो हम कंपेयर करते हैं तो ER मॉडल जो हो जाता है वो हाई लेवल ER मॉडल हो जाता है, हाई लेवल डेटा मॉडल हो जाता है। ठीक है, दिस मॉडल इज़ यूज टू डिफाइन द डेटा एलिमेंट एंड रिलेशनशिप फॉर अ स्पेसिफिक सिस्टम। यानी कि ER मॉडल इस तरह का कंसेप्ट है, अगर कोई जो इसे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का कोई नॉलेज भी नहीं हो, लेकिन अगर वो किसी नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले को अगर हम दिखा दें कि किस तरह से ER मॉडल है, तो भी वो समझ पाएगा कि किस तरह से हमें जो डायग्राम है वो दी गई है, मॉडल जो है वो दिया गया है। क्योंकि जो ER मॉडल है वो एक डायग्राम के फॉर्म में होता है, और जब भी कुछ भी हमें अगर दिया होगा तो विजुअल फॉर्म में अगर वो हमें है, यानी कि डायग्राम के फॉर्म में अगर कुछ भी हमें प्रोवाइड कर दिया जाए तो हम उसे अच्छे से और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ER डायग्राम क्या होता है, ER मॉडल क्या होता है कि जहाँ पर हम अगर नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हो तो भी हम उसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से ये मॉडल ये बनाया है। दिस मॉडल इज़ यूज टू डिफाइन द डेटा एलिमेंट एंड रिलेशनशिप फॉर द स्पेसिफिक सिस्टम। अभी हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, जैसे हम बोल सकते हैं कि टीचर, हमारे पास एक मॉडल है, ER रिलेशन है, तो हमें रिलेशन किस में दिखाना पड़ेगा, टीचर का, टीचर टीचर्स स्टूडेंट, इस तरह का जो ER मॉडल है वो वहाँ पर बन सकता है। एक स्कूल का ER मॉडल बन सकता है, एक हॉस्पिटल का ER मॉडल बन सकता है, कुछ किसी भी चीज़ का जो है ER मॉडल वहाँ पर बन सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या हमें दिखाना होगा, एंटिटी और रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच जो भी दो एंटिटी हमारे पास होगी, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट, ये दो एंटिटी हमारे पास है। अभी थोड़ी देर बाद हम समझेंगे कि एंटिटी क्या होती है, किस तरह से हमें उसे देखना है, किस तरह से हमें पहचानना है कि ये एंटिटी है या नहीं। तो एंटिटी और दो एंटिटी के बीच में जब भी कोई रिलेशन होगा तो उसे हम किससे डिफाइन करेंगे, ER मॉडल से, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम वहाँ पर दिखाएंगे। दोनों एंटिटीज के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा रिलेशन, एंड दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशनल डायग्राम हम बनाएंगे, रिलेशनल मॉडल हम बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम कहेंगे। ठीक है, जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो इस तरह का कंसेप्ट हमें यूज़ में आता है। आगे हम पूरी डिस्कशन इस पर करेंगे कि किस तरह से हमें ये देखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इट डेवलप्स अ कंसेप्चुअल डिज़ाइन फॉर अ डेटाबेस। यानी कि जो भी हमारा डेटाबेस हमारे पास होता है उसके लिए वो क्या करता है, ER मॉडल एक डिज़ाइन बना देता है। ठीक है, यानी कि उस डिज़ाइन के थ्रू हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, इज़ अ पोएट्री डायग्राम एज अ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ ER डायग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, एंटिटी, देन उसके एट्रीब्यूट्स, एंड देन दो एंटिटीज के बीच में जो भी रिलेशन होगा वो, यानी कि एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन, ये 3 कंपोनेंट हमारे ER डायग्राम में होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे पास क्या आती है कि जो दो एंटिटी होंगी उसके बीच में रिलेशन, और एंटिटी के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो। तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंटिटी क्या होती है, क्योंकि एंटिटी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो एंटिटी क्या है, एंटिटी मे बी एन एनी ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और प्लेस। यानी कि एंटिटी क्या हो सकती है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी एक क्लास हो सकता है, कोई भी एक पर्सन हो सकता है, या फिर कोई भी एक प्लेस भी हो सकती है। ये हो गई एंटिटी। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो चलिए देखते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा नाम है वैष्णवी,
तो अगर मैं किसी क्लास में अगर मैं पढ़ रही हूँ और उसी क्लास में मेरे नाम की 2 या 3 लड़कियाँ वहाँ पर प्रेजेंट हैं, यानी कि वैष्णवी नाम की एक ही क्लास में 3 या 4 लड़कियाँ प्रेजेंट हैं, ऐसा होता है। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा अगर आपका नाम कॉमन होगा, ठीक है। मेरे साथ तो हुआ है क्योंकि मेरे क्लास में मेरे नाम की टोटल 6 लड़कियाँ थी, तो वहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सेम नाम की 2 या 3 लड़कियाँ एक ही क्लास में हों तो वहाँ पर क्या हो सकता है, अगर किसी टीचर ने बोला कि वैष्णवी, किसी का नाम दिया वैष्णवी, ऐसा बोला, तो क्या हो सकता है कि वहाँ पर जो भी 2 या 3 लड़कियाँ वहाँ पर हैं, दोनों या तीनों में से कंफ्यूज होगा कि टीचर ने जो है वो किसे बुलाया है, किसे जो है वो वर्क प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर वहाँ पर ऐसा हो कि उन्हीं सारी वैष्णवी के नाम ना लेते हुए उनके नाम के साथ साथ वो टीचर उनके सरनेम भी कॉल कर दे, तो ऐसा होता है ना कि ऐसा तो नहीं होगा कि 2 लड़कियों के नेम और सरनेम भी सेम है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐसा हम कह सकते हैं कि हम एंटिटीज़ को इसी तरह से डिफाइन करेंगे, यानी कि एंटिटी क्या हो सकती है, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है, लेकिन वहाँ पर हम सरनेम के साथ अगर हम उन्हें पुकारेंगे, हम उन्हें कॉल करेंगे सरनेम के साथ, तो वहाँ पर हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ एंटिटीज़ भी हमारी होती है, ठीक है। तो एंटिटी यानी क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो भी पर्सन्स हमारे पास है उन्हें हम क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके विद द हेल्प ऑफ जो भी चीज़ हमारे पास है। यानी कि अगर हम उन्हें नाम से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो नाम के साथ साथ हम उन्हें सरनेम से भी कॉल कर सकते हैं। या फिर हम एक अनदर एग्जांपल लें कि हमारे पास जो हम बोलते हैं एंट हैं, हम क्या उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि क्या जो भी अगर हमारे घर पे या फिर कहीं पे भी अगर हम बोलते हैं कि 4 से 5 हमारे पास एंट हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, उनमें से किसी एक एंट को डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हो कि उन्हीं एंट में से कोई हमसे आके बोल दे कि नहीं, हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनका देखने का नज़रिया वहाँ पर हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी हमारी एंटिटी है वो देखने वाले पर भी डिपेंड करती है कि हमारी एंटिटी क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो एंटिटी है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट, यानी कि एंटिटी किस किस पर डिपेंड करती है कि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पाए, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है उनसे हम डिस्टिंग्विश कर पाए उस ऑब्जेक्ट को। देन जो भी चीज़ किसी से भी वो हम देख रहे हैं उनके देखने के नज़रिए पर भी हमें डिपेंड करता है कि क्या एंटिटी है या नहीं है। ऑब्जेक्ट तो सभी होते, लेकिन क्या हर एक ऑब्जेक्ट एंटिटी बन पाता है क्या? नहीं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एंटिटी है और क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एंटिटी ये है कंसेप्ट जो है ER डायग्राम का। इन द ER डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। हम एंटिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से हम ER डायग्राम में एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। देन अभी मैंने जैसे बोला कि इट इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। जो भी एंटिटी हमारे पास होगी उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट से, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, एंटिटी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए तो हम उसे क्या कहेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया एंटिटी क्या होती है, किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से हमें उसे डिस्टिंग्विश करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो भी एंटिटी हमारे पास है, एंटिटी इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टी। यानी कि उनका टाइप तो सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही वो डिफरेंट माने जाते हैं। यानी कि जैसे कि अभी हमारे पास जो भी ग्रुप है, जो भी एंटिटीज़ है, उसमें क्या है, सभी गर्ल्स है, लेकिन उन्हें हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज से। उनके कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे नेम होगा, सरनेम होगा, उनका क्लास होगा, उनका एटीट्यूड होगा, इस तरह से। या फिर अगर हम बोलें कि सेट ऑफ पेन अगर हमारे पास है तो उन्हें
हम उनका टाइप तो सेम है क्योंकि वो सारे के सारे क्या है, पेन है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। वो कैसे, एक उनके या तो कंपनी डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के पेन हमारे पास आते हैं, या फिर उनका कलर डिफरेंट हो सकता है, या फिर उनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है, शेप डिफरेंट हो सकता है। इस तरह से हम उसे क्या कह सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो एंटिटी क्या है, सेम टाइप की होंगी लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये था बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंटिटी का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटिटी को डिफाइन करेंगे किस तरह से होता है। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया है एंटिटी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अभी कोई कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं है कि एंटिटी और ऑब्जेक्ट में कुछ हमें कन्फ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे एट्रीब्यूट की। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, जो भी एंटिटीज़ होती है उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई एंटिटी है स्टूडेंट, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, स्टूडेंट के सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास आएंगे उनकी जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, एंटिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। अभी हमने देखा था कि एंटिटीज़ सेम टाइप की होती है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होती है। तो उसी तरह से हमारी जो भी एंटिटीज़ होंगी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ही उनके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स यहाँ पर होंगे। तो एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटिटी। जो भी हमारी एंटिटीज़ हमारे पास होंगी उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी होंगी हमारी एट्रीब्यूट्स हमारे पास होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जो एट्रीब्यूट हमारे होते हैं उन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स से, एक्लिप्स से। तो एट्रीब्यूट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम एलिप्स से। यहाँ पर एलिप्स हमें चाहिए था, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो हम क्या कहा ऐसे डिफरेंट रिप्रेजेंट करेंगे एट्रीब्यूट को, एलिप्स से। ठीक है, जैसे कि हमने एंटिटी को रिप्रेजेंट किया था रेक्टेंगल से, उसी तरह से हम एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एलिप्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन एवरी एलिप्स रिप्रेजेंट वन एट्रीब्यूट एंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स एंटिटी। यानी कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास होंगे वो एंटिटी से डायरेक्टली हम एक लाइन के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और एलिप्स किससे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स से, सॉरी जो एट्रीब्यूट है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एलिप्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एलिप्स होगा हमारा वो एक एट्रीब्यूट के लिए एक एलिप्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे किससे, हमारे जो भी एंटिटी हमारे पास होंगे उससे। ठीक है, बाय यूजिंग अ सिंगल लाइन। तो इस तरह से हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो है, एट्रीब्यूट्स में कोई बड़ी पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें सीधा पॉइंट है जो कि प्रॉपर्टीज़, एंटिटीज़ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होंगी वो हमारे होंगे एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एंटिटी। बस इतना पॉइंट अगर आपने याद रख लिया तो आपको एट्रीब्यूट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक के पूरे पॉइंट, पूरे कंसेप्ट समझ में आ गए, यानी कि क्या एलिप्स क्या एंटिटी है, क्या एट्रीब्यूट है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो जल्दी से कमेंट में जाना और कमेंट करके पूछना कि क्या आपको कोई कन्फ्यूजन है। जो भी कन्फ्यूजन है डायरेक्टली लिख लेना, आपके सारे कन्फ्यूजन के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट का पॉइंट। तो यहाँ से हम अभी नेक्स्ट जो टर्म है वो अब देखेंगे। एंटिटी हो गई हमारी, एट्रीब्यूट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास है। फर्स्ट सिंपल एट्रीब्यूट, देन कंपोजिट एट्रीब्यूट, देन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड फोर्थ इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो ये 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास है जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किस तरह से हमारे जो एट्रीब्यूट्स है वो हमारे हम पर वर्क करते हैं, हम किस तरह से उन्हें यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। जिस तरह से उसका नाम है उस तरह से उसका बिहेवियर, यानी कि सिंपल। सिंपल एट्रीब्यूट यानी क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं पर ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट, यानी इसका डिफरेंट दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक एट्रीब्यूट। हम इसे एटॉमिक एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो एग्जाम में याद रखना कि जब भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू एटॉमिक एट्रीब्यूट तो
क्या वो कौन सा एट्रीब्यूट होगा? सिंपल एट्रीब्यूट। कन्फ्यूजन नहीं होना है, सिंपल एंड एटॉमिक सेम ही एट्रीब्यूट होते हैं। सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलर कंपोनेंट, यानी कि ये इस तरह के कंपोनेंट होते हैं, इस तरह के एट्रीब्यूट होते हैं जिसे हम दो डिफरेंट पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। जैसे कि हमारी आईडी हो गई, उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते क्या? वन या फिर हम कह सकते हैं कि मोर देन वन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते क्या? नहीं। सेम फ़ोन नंबर, यहाँ पर फ़ोन नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। सेम एज को हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। इस तरह के जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास होंगे उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल एट्रीब्यूट्स। तो इसी तरह से हम उसे डिनोट भी करते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या है? हमारा एंटिटी है जो कि हमने रेक्टेंगल में डिनोट किया है। फ़ोन नंबर, एज, आईडी ये क्या है? हमारे एट्रीब्यूट्स है जिसमें हमने लिप्स में डिनोट कर दिया है। लेकिन अभी अगर हम बोलेंगे कि ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो सिंपल एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं नेम। नेम को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? आप बोलोगे मैम कैसे? तो सिंपल सा पॉइंट है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, इसमें हम डिवाइड करते हैं नेम को। बहुत सारे एग्जाम फॉर्म ऐसे होते हैं कि जहाँ पर डायरेक्टली नेम नहीं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडल नेम अलग से पूछा जाता है। तो इसी तरह से हमारे सिंपल एट्रीब्यूट है, जहाँ पर सिंपल एट्रीब्यूट में हम ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो डिवाइड नहीं कर सकते? नेम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो सिंपल एट्रीब्यूट नहीं है, तो हमें याद रखना है नेम एट्रीब्यूट जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है सिंपल। देन नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होता है जो सिंपल एट्रीब्यूट में नहीं होता, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट। जो भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसे हम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे अभी एग्जांपल दिया था नेम का, हम उसे क्या कर सकते हैं? डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट, यानी कि जिस भी एट्रीब्यूट को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द कंपोजिट एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इलिप्स एंड दोज इलिप्स आर कनेक्टेड विद एन अदर इलिप्स, यानी कि एक इलिप्स उनसे हम कैसे डिनोट करेंगे? डिफरेंट इलिप्स से हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। एक इलिप्स जो है वो हमारी एंटिटी से कनेक्ट होगा, एंड जो भी अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा तो उसे हम क्या करते हैं? डिफरेंट इलिप्स से भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अभी जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है मल्टी वैल्यूड यानी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमारी इस एट्रीब्यूट की हो सकती है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जिसकी मोर देन वन वैल्यू हो सकती है? तो ऑब्वियसली फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर जो है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर हो सकते हैं। किसी सिंगल इंसान के पास मोर देन वन फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो ये है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, दीज एट्रीब्यूट्स आर नोन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? यानी कि जो ऐसा एट्रीब्यूट जिसे हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि एज को हम कहाँ से डिराइव करेंगे? डेट ऑफ बर्थ से। तो ये हो गया हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट जिसे हम डैश्ड इलिप्स से हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतने पॉइंट्स जो भी हमने देखे हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, क्योंकि अगर हमारे पास डाउट बचे वैसे ही अगर हमने किसी से पूछा नहीं तो क्या हो सकता है? वो डाउट्स दिन ब दिन बढ़ते जा सकते हैं। तो इसीलिए हम डाउट पूछ लीजिए कि आप कोई भी हो, अगर कोई सिंपल टर्म भी अगर आपको नहीं समझ में आ गई तो बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you for watching this video.